यहाँ पर कोई स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट टाइम क्लास हो, जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं आप में से कोई स्टूडेंट? अमीन। क्या नाम लिखा आपने, अनीन? कैसर अब्बास। अनीब। चलें जी, आप में से जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं बताते चलो। ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है। इंग्लिश राइटिंग स्किल सिंपल मीनिंग में। तो आप में से जो स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। अब जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें ना सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात होगी, बल्कि सेंटेंस के एक्सप्रेशंस पे भी बात होगी। और जब आप सेंटेंस बनाते हो, जब आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, तो कहाँ कहाँ पर मिस्टेक करते हो, किस तरह से अपने सेंटेंस को गलत बना देते हो, ये तमाम बात करेंगे हम अपनी इस सीरीज में। नंबर एक। नंबर दो, कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इस तरह से इफेक्टिव है, क्योंकि हम ग्रामर को इन डिटेल देख रहे हैं जहां तक के नेसेसरी है। एमए इंग्लिश की तरह नहीं देख रहे। जहां तक के नेसेसरी है, इसमें आप पब्लिक पीपीएससी के पास पेपर्स का भी टच देखेंगे और सीएसएस के पास पेपर्स का भी टच देखेंगे। यकीनन आपकी ग्रामर से रिलेटेड कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एमसीक्यूज बेस्ड ग्रामर से रिलेटेड कोई गलती आपकी किसी पेपर में, कोई एमसीक्यूज नहीं रहेगा। और जो लोग सीएसएस पीएमएस की या वन पेपर की अगर ऐसे राइटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, करेक्शंस कर लेते हैं साथ के साथ, तो आप ये यकीन करें कि जब आपका सेंटेंस इम्प्रूव हो जाता है तो पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आती, क्योंकि पैराग्राफ का भी एक ही लेक्चर होता है, कनेक्टर्स, ट्रांजिशंस। जब आप वो बनाना सीख लेते हैं तो पूरा पैराग्राफ बन जाता है। सेंटेंस, एक पैराग्राफ सेंटेंस पे मुश्तमिल होता है। जब आपको पैराग्राफ बनाना आ जाता है तो आपको पूरा ऐसे लिखना आ जाता है। एक ऐसे में 12 से 15 पैराग्राफ होते हैं, 100 मार्क्स का अगर ऐसे हो तो यकीनन जब आपको आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाता है तो फिर आप इजीली पूरा ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है जी? हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन से हमने स्टार्ट करना, हमने नाउन पढ़ लिया इन डिटेल, अब प्रोनाउन को पढ़ना है। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट है नाउन का, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारे प्रोनाउन है। सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पीपीएससी के 2023 में ये क्वेश्चन आया है, विच वन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। ये ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि आप, इंग्लिश जब से बनी है, ठीक है, या आज हमारे पास जिस फॉर्म में है, अगले 1,000 साल तक, मिसाल दे रहा हूं, इस तक आपके प्रोनाउन में कोई इजाफा नहीं होगा। हमारी नस्लों की नस्लें और जो हमारे बाओ अजदाद भी वही प्रोनाउन पढ़ते आए हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, यही प्रोनाउन है जी। ठीक है। लेकिन नाउन में बहुत इजाफा हुआ आज से 50 60 साल पहले, 70 साल पहले कंप्यूटर का लफ्ज नहीं था दुनिया में, आज है। ठीक है। आज से 25 30 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कोई वजूद नहीं था, आज है। या कुछ लोगों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं था, आज हमारे लिए है। एडजेक्टिव इस सिफ्थ चेंज होती है, ऐड होते हैं इसमें। ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा, मुझे बोरियत हो रही है, वैसे उर्दू में है ये। अब बोरियत का वैसे कोई वर्ड, बोर होना, उर्दू में हम कह देते हैं, लेकिन ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये एडजेक्टिव है, सिफ्त है। ठीक है। बोरियत, बोर एक एडजेक्टिव है। आज से कुछ अरसे पहले नहीं था, अब ये आ गया दुनिया में। वर्ब, कितना जाने कितने ही वर्ब हैं जो हमेशा हर साल जो रिवाइज होती है लिस्ट, ठीक है, अल्फाज की, इसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो वर्ब्स हैं। प्रोनाउन नहीं आते जी।
प्रोनाउन नहीं चेंज होता। खैर आगे चलते हैं जी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की कितनी इकसाम है जी? पर्सनल प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव है, रिलेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंडेफिनिट है और रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, हमने जस्ट इनको पढ़ना ही नहीं है, हमने इनका यूज देखना है, हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, हमने देखना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक करते हैं, इन प्रोनाउन को यूज करते हुए हम क्या मिस्टेक करते हैं। फिर हमने देखना है कि पीपीएससी में इनसे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है, फिर हमने देखना है कि सीएसएस में इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है, फिर हमने देखना है कि कॉमन एरर्स कौन सी हैं जो प्रोनाउन के सेंटेंस में हम करते हैं, फिर हम उनको आखिर में एक क्विज होगा जिसमें आप उसको सोल्व करोगे। ओके। अब पर्सनल प्रोनाउन वेरी सिंपल है जी। पर्सनल प्रोनाउन जिसमें आई, ठीक है, मी, माइन, फर्स्ट पर्सन है, मी, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब आई के वर्जन है मी, माइन, माई सेल्फ, और वी क्या है? वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में यू, यू के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जी, योर्स, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे की फिर देम सेल्व्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म्स वो डिफरेंट हैं, वो यकीनन आपको आती होंगी भाई। अगर दे है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, देम है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। इस तरह की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सीएसएस 2000 सन सीएसएस के पेपर 2000 में ये करेक्शन आई हुई थी, प्रेसी का पेपर में यकीनन। इज दिस हिज हाफ ब्रदर? कहते नहीं। इज दिस हिज हाफ, सिंपल आप कहो इज ही हिज ब्रदर, क्या वो उसका भाई है? तो हिज हाफ ब्रदर, ठीक है, इज दिस लगाना यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आप ये वाला प्रोनाउन यूज कर रहे हो, इसकी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी तो इसी की यूज करो ना। ही, ही क्या है? इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ही हिज हाफ ब्रदर, क्या वो है उसका हाफ ब्रदर? तो दिस यहाँ पे कहां से आ गया? तो दिस ना लगाएं, दोनों बंदे हैं, दोनों भाई हैं, दोनों लड़के हैं, तो दिस क्यों लगा रहे हो? ही लगाओ। जी, यहां तक समझ आ रही है बात की? जी, गुम तो नहीं हो गए? हबीब। नेक्स्ट है, अब रूल देखते हैं जी। अब इसमें रूल है, अगर पर्सनल प्रोनाउन से पहले इट में भी आ जाए, इट इज आ जाए, इट वॉज आ जाए, ये याद रखें। इट इज, इट वॉज या इट में भी आ जाए, कुछ इस तरह का कुछ आ जाए, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा, ध्यान से समझ लेना इस बात को। सब्जेक्टिव केस, अमूमन ये गलती करते हैं हम, इसलिए इनको रूल्स की फॉर्म में लिखा है, ये गलती करते हैं। हु इज देयर, ये क्वेश्चन है। अब इसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहते हो? इट इज मी, ये तो मैं हूं। गलत। आप इट इज मी नहीं कहोगे, इट इज आई। इट इज, जब इट इज आ जाए तो फिर आप उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हो, इट इज मी नहीं, ये तो मैं हूं नहीं, इट इज आई। आप एक सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो यहाँ पर। इट इज ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज के साथ हिम नहीं, ही, इट इज ही, ये तो वो था। अब अगर आम बोलचाल में ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन मसला आपके साथ ये है कि आप जो चीजें आम बोलचाल में यूज करते हो, अक्सर लोग मूवीज देख के इंग्लिश सीखते हैं, तो भाई आप अपनी जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आम बोलचाल में इट इज मी कह दो फिर चल जाता है, लेकिन मसला यह है कि आप आम बोलचाल में जो बात करते हो वही अपनी राइटिंग में ले आते हो, तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो आप आम बोलचाल में भी करेक्शन करो, इट इज ही कहो, इट इज हिम ना कहो, इट इज मी ना कहो, इट इज आई कहो। ठीक है जी, बेहतरी इसी में है। हाँ जी, स्टेप ब्रदर, सुतेला भाई। नेक्स्ट रूल समझें। एक प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन है, एंड या और के साथ जुड़े हुए हैं, एंड और के साथ, ठीक है।
अब वो एक ही सब्जेक्ट बन गया, अली एंड अस्मा, एक है सब्जेक्ट बना। तो सब्जेक्टिव केस में, और अगर ये ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या इस्तेमाल होगा? हु वुड गो। अब यहां पे देखें, हु वुड गो, कौन जाएगा, हु वुड गो। आंसर है इधर, अब आर के साथ आ रहा है ना, यू और ही सब्जेक्ट है, तो वुड गो कौन जाएगा? अगर ये सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हु वुड गो, कौन जाएगा? इधर यू और ही। अब यहां पर सब्जेक्टिव केस आ रहा है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, यू भी सब्जेक्टिव केस है। इधर यू और ही, या तो वो जाएगा या वो जाएगा। लेकिन अब यहां पर इसी को ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। इट वॉज टाइम। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? इट। इट एक सब्जेक्ट है, या टाइम एक सब्जेक्ट है। इट वॉज टाइम फॉर, किसके लिए? अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखें, हर एंड मी। हर एंड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बन गया, टू टेक टी। तो जब भी आप एंड और के साथ दो प्रोनाउन के साथ जोड़ोगे, दो प्रोनाउन, ये सिंपल सी बात है, दो प्रोनाउन को जोड़ोगे, उनको ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे लेकर आ रहे हो तो सब्जेक्टिव केस लगाओगे। वेरी सिंपल है। अच्छा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एक दैट पुलिसमैन, ये पीपीएससी का क्वेश्चन है। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो पूछता है कि जनाब ये जो माइन है ये क्या है, आइडेंटिफाई करें। तो आप बताएंगे क्या है ये, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कि वर्ब है? कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो अनम्यूट हो सके? प्रोनाउन। प्रोनाउन है जी, वेरी गुड, शाबाश। तो ये प्रोनाउन है। इस तरह से भी, ये क्यों देने का मकसद क्या? अब आपको जाहिर है प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लिया। ये क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि आपको पता लगे कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये साथ साथ आपको ये क्लियर होते रहे चीजें। पीपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझें। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज, उन्होंने घर खरीदने का सोचा क्योंकि, बिकॉज डैश लोकेशन वुड अलाउ डैश टू गेट टू वर्क वेरी इजीली। अब एक तो यह है कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं इसको खुद ही करने की कोशिश करता हूँ। जब आप पेपर में बैठे हो तो बड़े प्रेशराइज होते हो, आप कंफ्यूज होते हो, आप अक्सर गलत फैसला करते हो। खैर, जब इस तरह की दो खाली जगह आ जाएं तो आपने अगली, ये नेक्स्ट वाली, इसको इग्नोर कर दें। दे डिसाइड टू बाय द हाउस, उन्होंने घर खरीदने का सोचा, बिकॉज डैश। अब यहाँ पे देखें, ये इधर हाउस की बात हो रही है, बिकॉज डैश लोकेशन, बंदे की लोकेशन, दे की लोकेशन तो नहीं आएगी ना, दे की तो लोकेशन नहीं आएगी, लोकेशन किसकी आएगी? हाउस की। तो हमने कहना है कि हाउस की लोकेशन है, तो हाउस की लोकेशन देर हो सकती है? नहीं। अब इट्स हो सकती है। देखो, आपका, आपके जो ऑप्शंस हैं, मैं अक्सर कहता हूं आपके ऑप्शंस खुद आंसर बता रहे होते हैं। जो एक अलग पड़ा है काट दो उसको, इसका मतलब इट्स में कुछ ना कुछ खास बात है। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन रह गए, ए, सी और डी, इन तीनों में से कोई एक होगा, तो तीनों में इट्स लगा हुआ है। अब चलते हैं आगे। इट्स लोकेशन यहां पर हमने लिख लिया, वुड अलाउ डैश। अब वुड अलाउ डैश टू गेट टू वर्क वेरी इजीली, उनको, उनके लिए सूटेबल होगी कि वो काम कर सके आसानी से। तो यहां से दे की प्रोनाउन फॉर्म आएगी ना, यहाँ पर दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? देयर। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, देम नहीं हो सकता, तो फिर क्या आएगा? देयर। दे, सॉरी सॉरी, देयर नहीं, देम। देयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, वुड अलाउ देम टू गेट टू वर्क, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी। क्लियर होगी बात? यस सर। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज। अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी प्रोनाउन है। हु प्रोनाउन है, होम प्रोनाउन है, वेयर प्रोनाउन है, विच, व्हाट, हुज, ये सारे प्रोनाउन है। वो कहते हैं विच इज हैवियर,
हु इज ही, ये प्रोनाउन है। विच इज हैवियर, इनमें से कौन सी चीज है जो हैवी है? हु इज ही, वो कौन है? हु इज ही, वो कौन है? एज अ प्रोनाउन यूज किया हुआ है। विच इज हैवियर, कौन सी चीज है जो हैवी है? हु इज ही, वो कौन है? तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है भाई, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर दे, क्या आंसर होगा? ये आई कांट माई, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर दे, वो कहाँ है? हु इंसानों के लिए आता है, इंसान तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट, क्या तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कहाँ पर हैं जी, वेयर आर दे। इस तरह से इनको नैरो डाउन किया करो, अपने ऑप्शंस को इस तरह से नैरो डाउन किया करो। अब रूल समझे जी, अगर किसी प्रोनाउन के बाद हु आए, प्रोनाउन के बाद हु आ रहा है, तो वर्ब इसी प्रोनाउन के मुताबिक होगा, हु के मुताबिक नहीं होगा। हु के मुताबिक प्रोनाउन नहीं लगाना, हु के मुताबिक प्रोनाउन आता है ही, अमूमन ही आता। हु के मुताबिक क्या आता है? सिंगुलर आता है। लेकिन आपने प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब लगाना है। इट इज आई हु हैज डन इट। म्यूट करें, हम म्यूट करें। इट इज आई, अब आई आ गया, ये तो मैं हूं। इट इज आई, मैं ही हूं। हु हैज, अब आप अमूमन लिखने में क्या करते हो? हु हैज लिख देते हो। क्यों? क्योंकि आपने लगाया इस हु के मुताबिक, सिंगुलर, हु सिंगुलर है तो ये लगा दिया आपने गलत। भाई इट इज आई हु हैव डन इट, ये मैं ही तो हूं जिसने ये काम किया है। हु हैव डन इट। इट इज दे हु हैव डन इट। इट इज ही, क्या बनेगा जी, करेक्शन बताएं। इट इज ही, क्या गलती है? हैज आएगा, वेरी गुड। इट इज ही हु हैज डन इट, हु हैज ईटन बर्गर। ठीक है, इट इज ही हु हैज ईटन बर्गर। नेक्स्ट रूल समझें, अगर प्रोनाउन किसी सवाल के जवाब के तौर पे इस्तेमाल हो, सवाल के जवाब पे, तो इसका केस वही होगा जो इसके साथ वर्ब लगने की सूरत में होता है। सवाल देखें, हु ब्रोक द लॉक, किसने लॉक को तोड़ा है? जब किसने लॉक को तोड़ा है तो एक पर्सन है जिसने लॉक को तोड़ा है, तो ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट बन गया। अब आप उसका पूरा आंसर नहीं दे रहे, आई, जस्ट आई दे रहे हो, तो फिर इसका आंसर मी नहीं हो सकता। क्यों मी नहीं हो सकता? क्योंकि इसका पूरा आंसर क्या होता है? आई ब्रोक द लॉक, आई ब्रोक द लॉक, आई ब्रोक इट, मैंने इसको तोड़ा है। तो जब पूरे आंसर में आई एक सब्जेक्ट है, तो जस्ट वन वर्ड अगर आप देते हो सब आंसर, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे दे सकते हो? विच ऑफ यू डिड ही एब्यूज, विच ऑफ यू डिड ही एब्यूज, किसने तुम्हें गाली दी है? अब उसको किसी और ने गाली दी है, जिसने गाली दी है वो सब्जेक्ट है, जिसको गाली दी गई है वो ऑब्जेक्ट है। तो भाई ऑब्जेक्ट है, तो ही एब्यूज्ड मी, यहां पर इस बंदे को गाली दी है। तो इसका जवाब सिर्फ वन वर्ड में लिखोगे तो मी लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसको गाली दी गई है, गाली निकाली गई है। एब्यूज्ड मी, ऑब्जेक्टिव केस लगाओ जी। थोड़ा सा मुश्किल है ये पॉइंट, क्लियर हुआ है? ये क्लियर हुआ है आपको? हाँ जी, अक्सा को ही क्लियर हो रहा है सब कुछ, और किसी को नहीं पता, समझ आ रही? जी, एनीवन एल्स? सब बेहोश हैं? हाँ तो आंसर किया करें भाई। ओके, क्लियर है सर। ठीक है जी, बड़ा शुक्रिया, आपने जवाब दिया। नाउन, अगर आईएनजी फॉर्म के साथ आ रहा है, कोई आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन आ रहा है,
तो उनके साथ पोजेसिव नाउन लगते इस्तेमाल होते हैं, पोजेसिव नाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। जब आईएनजी वाल जेरेंड फॉर्म के साथ जब आता है, आई डोंट ऑब्जेक्ट, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करता कि आप ये ना समझे कि सर को पता नहीं लग रहा डू डज वाला है तो तात ही आना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट करें, मफहूम भी बता सकते हैं। आई डोंट ऑब्जेक्ट, मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। टू हर गोइंग, अब ये जो हर आया है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्यों आया है? इस आईएनजी वाली फॉर्म के साथ उसका जाना, टू हर गोइंग विद यू, उसका तुम्हारे साथ जाना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कभी ऐसे सेंटेंस बनाते ही नहीं हो, आप अपनी राइटिंग में ऐसे सेंटेंस बनाते ही नहीं हो। आप हैज हैव ये सब चीजें बनाते रहते हो। भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझसे कर रहे हैं, इफ़त हैं, और कौन है, कोई आया ही नहीं है। तो भाई आप जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, आप सेंटेंस बनाएं, इस तरह के सेंटेंस बनाएं, अपने वर्ब यूज करके बनाएं। जेरेंड बदलें, ध्यान से समझेगा भाई। जेरेंड बदलें, ये बदलें, ये भी बदलें, प्रोनाउन भी बदलें, वर्ब भी बदलें, टेंस भी बदलें, और 4-5 सेंटेंस बनाओ इस रूल पे। देखो आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है। रूल सीखते जाते हो, बस सीखते जाते हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, आपने हर रूल पे, मैंने आपको कहा हुआ है कम से कम हर रूल पे एक रूल पढ़ो तो 2 सेंटेंस बनाओ, लेकिन वो आपका डिफरेंट वर्ब होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट प्रोनाउन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, सीएसएस 2002 में ये क्वेश्चन आया है, हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल? जी, क्या सही है इसका आंसर, कोई बताएगा? गैस करो जी। अक्सर अभी ने आपने बोलना नहीं है। हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल? तुम्हें स्कूल के दरमियान में कौन मिला था? हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे स्कूल में, स्कूल के रास्ते में? जी, कोई बताना है या मैं खुद बता देता हूँ? जब देखो, हु डिड यू मीट, अब ये जो बंदा है ना यू, ये किसी से मिला है। जब ये किसी से मिला है तो फिर यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस ना लगाओ, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाओ। अब ये किससे मिला है? ये जो यू है कहता आई मीट अली, अली से मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल, तुम किससे मिले थे रास्ते में? तो ये इसका राइट आंसर है। क्यों जी? क्योंकि वो यू किसी से मिला है, जिससे वो मिला है तो होम आएगा ना, ऑब्जेक्टिव केस, होम ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यस, हु का मतलब होता है ना कि कौन, और whom का किसको या वेरी गुड, किससे। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें जरा। अच्छा, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, ये भी प्रोनाउन है। अभी आपसे ये जो लिखा हुआ ना, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये प्रोनाउन है। आपको सेंटेंस दे के बता कहा जाएगा, बताओ जी अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है ग्रामर की रूह से, तो आप बताओगे जी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रोनाउन है, ये क्या कर रहा है? 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। हु, होम, हुज, विच एंड दैट, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे बनते हैं जी? आई मेट हामिद, मैं हामिद से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, हु हैड, जो के, अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। हु हैड जस्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो अमेरिका से अभी लौटा है। आई मेट हामिद, मैं हामिद से मिला, तो प्रोनाउन है जी। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ, अब इसको हम पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। ठीक है, ये क्लॉजेज हैं दरमियान में ऐड हो रही हैं। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर, एक दरिया में पाई गई। द कार, ठीक है, ये है हमारे एडवांस इंग्लिश एक्सप्रेशंस, क्लॉजेज, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जी, शायद कल वाले लेक्चर में पढ़े। द कार वाज फाउंड इन अ रिवर, वो वाली गाड़ी जो कि दरिया में मिली है हमें। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ, वो वाली कार जो
पिछले महीने चोरी हो गई थी, वो तो दरिया में मिली है, तो ये प्रोनाउन है। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी वेरी इज वेरी लार्ज। द हाउस वेयर यू लिव इज वेरी लार्ज, वो घर जिसमें तुम रहते हो तो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आइडेंटिफाई हु एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। हु क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। बस सन इसका नहीं है, 2019-20 का क्वेश्चन है पीपीएससी का। प्रोनाउन है। नेक्स्ट करते हैं, यूज ऑफ दैट एंड विच एंड हु। दैट विच एंड हु बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, समझ लेना ध्यान से, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दैट विच एंड हु, आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो, हु तो आपको पता है इंसानों के लिए होता है, दैट कहाँ पे लगाना है, विच कहाँ पे लगाना है, ये समझ लें। हु इंसानों के लिए है और नॉन ह्यूमंस के लिए है विच एंड दैट। जब आप विच एंड दैट की बात करते हो तो ये जो भी डिफाइनिंग आर्टिकल है, द एक है डिफाइनिंग आर्टिकल, एक है नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल, ए एन, ये नॉन डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसका जिक्र हो चुका है, उसकी बात हो रही है जिसका हमें पता है, इल्म है। नाइन डिफाइनिंग का मतलब है कि हम उसको आइडेंटिफाई, नई चीज है, नई बात है, तो ए और एन लगाते हैं। तो जहां पर डिफाइनिंग आर्टिकल हो तो दा लगाओ, दैट लगाओ, और जहां पे नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल हो वहां पे विच लगाओ। अब देखो देखें, एन एग, एक अंडा, विच शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन, एक अंडा जो कि उसने गिराया था वो टूट गया, इस एन की वजह से लगाया विच। लेकिन द एग दैट शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन, वो वाला अंडा जो उसने गिराया था गिर गया। तो यहाँ पे द डिफाइनिंग की वजह से दैट आता है, नॉन डिफाइनिंग की वजह से विच आता है। जी, मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस। पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया था जब ये चीजें मैंने पढ़ी थी। अगर आप इंजॉय नहीं करते अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को जो आप गेन कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो। अगर आप इमोशनली अटैच नहीं हो तो फिर आप एक अपना वक्त जाया कर रहे हो, फिर आप कुछ और काम करो, पढ़ो ना। इफत कह रही है जी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर ये आसान लगने लगेगा। टफ नहीं है जी, टफ नहीं है, इसको यूज करो। तो फिर ऐसे तो नहीं आपको अफसर बना देते, अफसर बनने के लिए मेहनत लगती है। 2000 सीएसएस 2004 का क्वेश्चन है, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट। अब सीएसएस 2004 में ये क्वेश्चन है, ही ब्रॉट द आर्टिकल, इस द की वजह से क्या लगाएंगे? ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल, गलत। इस द की वजह से ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट दैट ही वांटेड टू सेल। जी, इफ्फत समझ आई है अब करेक्शन आपको दिया था, आप घबरा गए थे। तो इस दा की वजह से ये दैट आया। ये पास पेपर से आपकी कंफर्मेशन हो रही है। तो ये पास पेपर को साथ साथ पढ़ाए टीचर, फिर तो मजा है, पता तो लगे ना क्या आता है पेपर में। टीचर आता है ग्रामर पढ़ा के चला जाता है, हमें नहीं पता होता इसका यूज कहाँ पे। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट दैट ही वांटेड टू सेल। ओह, ये जनाब एडवर्टाइजमेंट छोटी सी आ गई वैसे। ये हमारा जनरल सेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन का 3 मंथ का क्लास सेशन है। ठीक है, इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट्स की हैं पे पोस्ट, नायब तहसीलदार की हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज वाला पेपर। ठीक है, उसकी हम तैयारी करवाते हैं 3 मंथ की। और इसमें हम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए सिर्फ 2000 हमने फी रखी हुई है।
ठीक है, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मंथली फी पे कर सकें 2000। मेरे ख्याल से इतनी तो ट्यूशन पे शायद छोटे बच्चों की फीस लेते होंगे। और मेरी ये फिलॉसफी है कि अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, तो वो बड़ा इन डेप्थ पढ़ाया जाए, हर सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ाया जाए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप एस नहीं कर सकते। खैर, नेक्स्ट आते हैं जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा कर रहा है। दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस। ठीक है, जिनको कैसे, बोथ कंप्यूटर्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, प्रोनाउन है। उस कंप्यूटर से बेहतर है, उस वाले कंप्यूटर से। हर वो वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को जाहिर करे, ऑब्जेक्ट को जाहिर करे, ठीक है, वो फिजिकल एंटिटी है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, वो प्रोनाउन बन जाता है। बशर्ते ये कि वो कोई स्पेसिफिक नाउन ना हो, उस नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो। दिस इज माई कार, ये तो मेरी कार है। दीज आर माई गेम्स, ये मेरी गेम्स हैं। दीज आर माई गेम्स। अच्छा, यहां पर एक चीज जो मैं साथ साथ पढ़ाता हूं, ध्यान से समझिएगा। दिस कार इज माइन, यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, यहाँ भी दोज क्या है, प्रोनाउन है। ऐसा ही है ना जी? गलत या दुरुस्त? किसने पढ़ी हुई है इंग्लिश? जिसने इंग्लिश पहले पढ़ी हुई है, मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये दिस एंड दोज जिसको अभी आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन है जी, ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। जब ये वर्ड किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आ जाए, किसी नाउन के साथ जुड़कर आ जाए, दिस कार, तो ये बन गया एडजेक्टिव। दिस के बाद अगर वर्ब आ रहा है, इज, दिस के बाद आर आ रहा है, तो ये बन गया प्रोनाउन। अगर वर्ब इस दिस के बाद क्या आ रहा है, कार, तो फिर बन गया एडजेक्टिव। क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक से ज्वाइन करना है जी। क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है। दिस कार इज माइन, वो तो कार मेरी है, तो ये बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पे प्रोनाउन है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जिसकी कोई लिमिट नहीं है, पहचान नहीं, कवर नहीं कर